अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। आज बात होगी विपक्ष के सदन में हंगामे की। बताऊंगा कि आंकड़ा बताता है कि कितनी बर्बादी हुई है इस हंगामे से। फिर आपको वर्दी की बेशर्मी की पूरी कथा सुनाऊंगा। उसके बाद आपको टोल के गुंडों से भी मिलवाऊंगा। हम पूछेंगे कि टोल पर कानून कब तक आएगा। फिर आपको सुनाएंगे दिल्ली प्रशासन को सीजेआई ने जो लगाई है लताड़, उसकी भी बात होगी। और फिर पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते का नया सच, वो प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। लोकतंत्र में आवाज उठाना हक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ हंगामा ही लोकतंत्र है? संसद में शोर ज्यादा जरूरी है कि समाधान? हाँ, लोकतंत्र बहस से मजबूत होता है, लेकिन शोर शराबे से नहीं। हंगामे से संसद तो गूंजती है, लेकिन जनता के मुद्दे कहीं खो जाते हैं। और वही हो रहा है। आज सदन में वही हुआ जो हुआ। वो देखिए, विपक्ष ने मर्यादाएं तोड़ दी। चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की धमकी दी। जब मॉनसून सत्र में इतना हंगामा होगा तो जनता पूछेगी, इन नेताओं से पूछेगी, इन प्रतिनिधियों से पूछेगी कि चुनकर गए हो हमारे लिए चर्चा करने। हमने चुनकर भेजा है चर्चा करने के लिए, अपनी आवाज बनने के लिए, ना कि हंगामे के लिए। आंकड़ा बताता है कि साल 2014 से लेकर 2025 तक लोकसभा की कुल 1450 घंटे की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई है। वॉकआउट और नारेबाजी की भेंट चढ़ गई है। पिछले 11 सालों में लोकसभा की कुल 1450 घंटे की कार्यवाही बर्बाद होने से 2175 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही का कुल 32% समय सिर्फ हंगामे की वजह से बर्बाद हुआ है। और यह बर्बादी यूपीए की सरकार के मुकाबले 5% ज्यादा है। आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। संसद में हंगामा, दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता, तोड़फोड़ की कोशिश। ये दुर्भाग्य है, लेकिन हकीकत यही है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का विपक्ष है। ये विपक्ष है और इसका काम है संविधान की धज्जियां उड़ाना। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वही कर रहा है और पूरे दमखम के साथ सदन के अंदर हंगामा बरपा रहा है। संविधान, संविधान और संविधान के नाम की शपथ लेने वाला विपक्ष सबसे बड़े लोकतंत्र में हर गुनाह कर रहा है। जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं, उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। स्पीकर की चेतावनी हवा में उड़ा दी गई। विपक्षी सांसदों ने संसद को जंग का मैदान बना दिया। क्या यही विपक्ष का असली चेहरा है? स्पीकर ओम बिरला बार बार विपक्ष को टोक रहे हैं, लेकिन विपक्ष है जो मानने को तैयार नहीं है। यह संसद का अपमान नहीं तो और क्या है। आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। स्पीकर की चेतावनी के बाद भी विपक्ष का यूं तूफान खड़ा करना लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है? क्या स्पीकर की बात विपक्ष को सुनाई नहीं देती?
या ये सब जानबूझकर देश की संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश है? देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में न सम्मान बचा है और न ही मर्यादा। लोकतंत्र की मंदिर में जो नजारा दिख रहा है वो बेहद शर्मनाक है। हमको अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों जगह यही हाल है। और अब तो चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने तक की बात की जा रही है। कंप्लीटली इम्पार्शियल सीईसी चाहिए, इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में चाहिए। अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी। देश देख रहा है कैसे चुनाव हारने के बाद ये नेता सदन को बंधक बना रहे हैं, कैसे ये संसद की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, और अब तो चुनाव आयोग पर भी महाभियोग की धमकी। ये क्या है जो चुनाव हारने के बाद जनादेश का सम्मान नहीं करता, और अब वही विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ साजिश कर रहा है और बीजेपी यही सवाल कर रही है। आज जो विपक्ष जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, ये उनकी अपने प्रति नाराजगी का इजहार है, क्योंकि वो हर अपने मंसूबे में विफल है। सत्ता में न रह पाने की कांग्रेस की हताशा अब संस्थाओं पर जहर बनकर निकल रही है, और बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या विपक्ष लोकतंत्र को बंधक बनाना चाहता है। पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं, पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब यह है कि बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। आखिर विपक्ष पर यह किस चीज का दबाव है कि चुनाव आयोग पर हमला किया जा रहा है, संसद में हंगामा किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने बोल दिया है कि जवाब दो या माफी मांगो। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। चुनाव आयोग पर विपक्ष का हमला भले ही सियासी नाटक हो, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि में कांग्रेस से सवाल है कि क्या अब हारने के डर का बदला संविधान से लिया जाएगा। देश देख रहा है भारत का लोकतंत्र कोई खिलौना नहीं है जो आपकी साजिशों से डगमगा जाएगा। जनता ने और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कहते हैं कि दरोगा का तराजू बड़ा निराला है, गरीब के लिए भारी और अमीर के लिए हल्का है। और ये भी कहते हैं कि जब इंसाफ की तलाश में लोग सड़कों पर उतर आए तो समझ लीजिए कि थाने में सच दफन कर दिया गया है। और जो भिवानी में हो रहा है उससे ये साफ दिख रहा है। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी भूल है कि किसी के घर की बच्ची, बहन और बेटी गायब हो जाए और पुलिस उसे खोजने की बजाय, एफआईआर दर्ज करने के बजाय ये कहे कि भाग गई होगी, क्यों घबरा रहा है, कहीं गई होगी आ जाएगी। मैं कहता हूं कि क्या सांसद, विधायक या किसी रसूखदार के घर से अगर कोई गायब हो तो पुलिस यही जवाब देती है क्या कि सांसद जी, विधायक जी या किसी रसूखदार को ये बोल जाए पुलिस कि आप घर जाइए, लड़की खुद आ जाएगी? तब इनका हलक सूख जाता है। इतना अंतर। बात यहां जान की नहीं, बात यहां रसूख की हो गई है। नहीं तो पुलिस तो भैंस खोज देती है, सांसद का कुत्ता खोज निकालती है। भागलपुर में निकाला था, लेकिन इस लड़की ने जो देश का भविष्य तय कर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, उसे पुलिस खोज नहीं पाई। एक ही संविधान का पालन करते हुए पुलिस कर्मियों के क्रियान्वयन में इतना अंतर क्यों है? पुलिस कह रही है कि सुसाइड किया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये चीख चीख कर पूछ रही है कि पुलिस कर्मियों बताओ 29 सेंटीमीटर का घाव कहां से आया, चेहरे पर तेजाब के निशान कहां से आए, आंखें गायब थीं उस शव से। तो बताइए कि ये कैसी खुदकुशी है,
क्या आत्महत्या करने से पहले, खुदकुशी करने से पहले कोई अपनी आंखें निकाल लेता है क्या दरोगा जी? अपने मुंह पर तेजाब छिड़क लेता है क्या सिपाही जी? वैसे भी मैं ये पूछ रहा हूं, और ये किससे पूछ रहा हूं, मुझे ये भी समझना चाहिए कि नशेड़ी पुलिस है ये। घर वाले साफ कह रहे हैं कि जब शिकायत करने गए थे तो पुलिस वालों ने पी रखी थी। एक लड़की मारी जाती है, सिर्फ लड़की नहीं, एक टीचर की हत्या की जाती है जिसे लोग दीदी कहते थे, मैडम कहते थे। वो देश का भविष्य तैयार कर रही थी, लेकिन अब एक लाश बनकर पड़ी है। वो खुद इस समाज की दरिंदगी का शिकार हो गई है और हरियाणा पुलिस सिर्फ देख रही, कहती है कि भाग गई होगी तेरी लड़की, आ जाएगी। आ तो गई, लेकिन लाश बनकर। पुलिस वाले ऐसे ही बोले मेरे को, बोले भागी होगी। बोले यार क्यों घबरा रहा है, 2 दिन में आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी। बोले इतना घबराने की जरूरत ना, बोले दुनिया की भागन लग रही है, तेरी भी भागी होगी। एक बेटी की लाश, एक बेशर्म पुलिस और एक गूंगा सिस्टम। क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि ये उन वर्दी वालों का जवाब था जिनके पास जनता की सुरक्षा का जिम्मा था। थाने के अंदर बैठकर दारू के नशे में ये जनता की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने कोई खास रिस्पॉन्स दिया नहीं। वहाँ कॉलेज में जाकर के, कॉलेज में गए हम उस टाइम पर, वहाँ कॉलेज में 3 थे स्टाफ के, कौन थे कौन नहीं, कोई चपड़ासी हो या जो भी हो वो जी। 2 तो उनमें से दारू पी रखे थे, एक ठीक ठाक था। उन बोले जी आज तुम्हारे, उन्होंने पूछा होगा पुलिस वालों ने, 112 वालों ने, भाई आज बोले एक लड़की आई है मनीषा नाम की, किसी एंट्री है बोले उसकी। बोले जी आज हमारी स्कूल में तो है ना, बोले उसकी कोई एंट्री। आगे मेरे को छोड़ दिया वहाँ पे सिंगानी गांव में। मेरे को बोले जी लुवारू जाके FIR दर्ज करवा दो आप। बोले आप लुवारू वाले देखेंगे। जिंदा बेटी अब लाश बन गई, लेकिन इन वर्दी वालों को फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा के भिवानी जिले की मनीषा की हत्या कर दी गई। 11 अगस्त को मनीषा पढ़ाई के सिलसिले को लेकर कॉलेज गई थी, लेकिन वो रास्ते में ही लापता हो गई। उसी समय उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया। जब परिजनों ने मनीषा की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस को दी, तो पुलिस ने उसे खोजने की बजाय ये कहकर टाल दिया कि वो किसी के साथ भाग गई होगी और खुद ही लौट आएगी। और 13 अगस्त को उसका शव गांव सिंघानी के खेतों में बुरी हालत में पड़ा मिला। 11 तारीख को दोपहर 1:58 पर मनीषा इसी गेट से बाहर निकलती है और इसी स्कूल से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो कॉलेज है जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहती थी, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी। और उसी कॉलेज से महज 500 मीटर आगे जो मनीषा है उसका शव जंगलों में मिला, खेत में मिला, पास में नहर थी और सड़ी गली हालत में मिला। गर्दन धड़ से अलग थी, यानी कि किसी ने गला रेतकर मनीषा की हत्या कर दी। डॉक्टर बनना चाहती थी, 19 साल की उम्र में प्ले स्कूल में पढ़ा भी रही थी, अपनी कमाई से जो घर है वो चलाती थी, लेकिन सपना था डॉक्टर बनने का। हत्या के इस वारदात को जिस तरह अंजाम दिया गया उसके बारे में सुनकर हर किसी की रूह कांप जा रही है। लाश का सिर धड़ से अलग था, लाश में दोनों आंखें गायब थी, भोजन और श्वास नली नहीं थी, स्किन, मसल्स, हड्डियां तक गायब थी। मनीषा का शव डिकम्पोज अवस्था में था। हत्या के बाद शव को खेतों में फेंका गया था। जानवरों ने शव को नोच नोच कर खाया। जिस जघन्यता से ये वारदात हुई उससे साफ है कि हत्या की साजिश बेहद योजनाबद्ध तरीके से रची गई थी। ये वो नहर है जिसका पानी यहाँ से निकाला गया और इसी नहर के पास ही जो शव है वो मिला था। और आप देखेंगे तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आगे इस पूरे मामले की जो जांच यहाँ पर संभवतः कर रहे हैं। ये देखिए ये नहर है, पूरे तरीके से इसको अब पानी निकाला गया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो मनीषा यहाँ पर कैसे पहुँची ये सबसे बड़ा सवाल है। और उन्हीं सबूतों को खंगालने के लिए एक तरफ बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो किलर्स हैं, हत्यारे हैं, जिसने मनीषा की हत्या की उनको ढूंढे, उनको सज़ा हो, तमाम जो बातें हैं वो की जा रही हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे सर्च ऑपरेशन यहाँ पर संभवतः चलाया जा रहा है और आगे तमाम जो कड़ियाँ हैं उनको ढूंढने का जो काम है वो संभवतः यहाँ पर किया जा रहा है। प्राइवेट प्ले स्कूल की टीचर मनीषा की हत्या ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है।
भिवानी में उबाल है, धरने पर बैठे हैं परिजन, कहते हैं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मनीषा की लाश नहीं उठाएंगे। जिस तरीके से मनीषा के साथ बर्बरता हुई, उसको इंसाफ मिले, उसी की मांग यहाँ पर की जा रही है। और देखेंगे कि आसपास के गांव बोल लीजिए, जिले बोल लीजिए, हर कोई यहाँ पर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुँच रहा है और हर कोई सिर्फ एक ही मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि आरोपियों को जल्द से जल्द इस पूरे मामले में पकड़ा जाए, जो गिरफ्तारी इस मामले में की जाए, फास्ट ट्रैक में ये मामला चले और फांसी की सजा। और उसी के तर्ज पर बड़ी संख्या में जो आंदोलन 14 तारीख से शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। हरियाणा की सड़कों पर आज सवाल है कि मनीषा के कातिल कौन है, और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ पुलिस की हीला हवाली के कारण। क्यों मनीषा की गुमशुदगी को गंभीरता से नहीं लिया गया? क्यों केस को तब तक दबाया गया जब तक लाश सामने नहीं आई? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि मनीषा को मारा गया या मनीषा को सिस्टम ने मरने दिया। देश ये पूछ रहा है कि क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा या ये केस भी एक पुलिसिया कहानी बनकर रिपोर्ट में दफन हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। तो अगर आप और हम सड़क पर चलते हैं तो सवाल है कि क्या आप सड़क पर चलने की कीमत पैसे से नहीं चोट से चुकानी होगी? हम इस शर्त पर टोल बिल्कुल नहीं देते कि रास्ता चौड़ा मिले और व्यवहार तंग हो। टोल बने सड़क और सफर आसान करने के लिए, लेकिन टोल प्लाजा अब गुंडागर्दी का नाम बनते जा रहे हैं। देखिए, आप खुद देखिए, मेरठ में जो हुआ, बताइए, एक सेना के जवान को टोल पर काम करने वाले इन गुंडों ने इतना मारा जो आपको हमें सन्न कर दे रही है। यह घटना, यह जवान ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा था। इसके साथ ऐसी बर्बरता, तो सवाल बनता है कि टोल सड़क पर टोल है तो फिर टोल पर कानून कहां है? और यह खबर सिर्फ इतनी बार नहीं है। मेरठ में भुनी टोल प्लाजा पर जो मारपीट हुई, उसमें यह भी बात सामने आई है कि यह शराब का अड्डा है। रोज रात को यहां पर शराब के नशे में धुत कर्मचारी आते हैं, वो टोल कर्मी रहते हैं। बताइए कि ऐसे हालात में हमारे आपके परिवार की सुरक्षा की क्या गारंटी है? हम आप परिवार के साथ रात को सफर करते हैं और ये घटना सिर्फ इत्तेफाक या अपवाद नहीं है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले क्या कहें कि आज ही हरियाणा में पलवल में टोल प्लाजा पर मारपीट की घटना देखी गई, टोल कर्मियों के द्वारा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मारपीट की गई है टोल कर्मियों के द्वारा। ये तस्वीरें देखिए, टोल नाके पर हो रही खुलेआम गुंडागर्दी की एक नहीं, दो नहीं, 6 गवाहियां हैं। ये कोई टोल कर्मी नहीं है, ये टोल माफिया हैं। जी हां, टोल माफिया। ये टोल नाके के कर्मचारी गुंडे हैं। इन लफंगों का तांडव देख रहे हैं ना? लेकिन अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसको लेकर आपका खून खौल जाएगा। हम नेशन फर्स्ट और सोल्जर फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन मेरठ के टोल प्लाजा पर सेना के जवान को पीटा गया। ऑपरेशन सिंदूर से लौट रहे जवान को सड़क पर घसीटा गया, मारपीट की गई। पहचान बताने के बाद भी टोल माफियाओं ने उसे बेरहमी से पीटा। ऑपरेशन सिंदूर से लौट रहा एक फौजी जिसके लिए तालियां बजनी चाहिए थी, लेकिन उसके हिस्से में गालियां आई। जवान की गाड़ी टोल पर रुकती है, वो अपनी पहचान बताता है, लेकिन टोल कर्मी का रवैया बेहद अपमानजनक होता है। जवान जब सवाल करता है तो टोल कर्मी भड़क जाते हैं, हाथापाई होती है, थप्पड़ मारा जाता है। टोल वाले रोज बदतमीजी करते हैं और आज तो हद कर। मैंने तो जी 4 आदमियों ने जिसके हाथ पकड़े और जी 5-6 ने पिटे आई। खंबे से भी बांध करके पीटा? हाँ, खंबे तक बांध के पिटे जी। 10-12 लोग थे जी। हम उसे छोड़ने जा रहे थे दिल्ली, लाइन लगी हुई थी, हमारे तो अगले डबे गाड़ी थी। लाला ने उतर के कहा, अगनू का तुम जो हो इनकी गल्लो फेर करते रहिए, भैया मुझे काट दो। नुका कि तू क्या वो है जज भाई? नुका मैं आर्मी का जवान हूँ। आर्मी का कार्ड भी दिखाया, वो भी फेंक के मारा और बात था भाई टप्पी टप्पी। उनके जो तालिबानी तरीके से एक सैनिक को उन्होंने मारा है,
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एनएसए की कार्रवाई हो। और दूसरी बात, जो एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है, जिसने कई बार इससे पहले भी गुंडागर्दी करी है, उसको ब्लैक लिस्टेड करके यहाँ किसी दूसरी एजेंसी को लगाया जाए। और इसके बाद ग्रामीण टोल प्लाजा पर पहुंच गए और जमकर हंगामा हुआ। आपको तस्वीरें हम भूनी टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं, जहाँ पे देखिए आपको जो लोगों के हाथों में, ग्रामीणों में काफी गुस्सा है, लाठी डंडा लेकर के वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। पूरी तरह से टोल प्लाजा में देखिए अंदर घुस गए हैं। जितने भी ग्रामीण हैं देखिए ये अंदर चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे गुस्सा जो है, जिस तरह से सेना के जवान के साथ पिटाई हुई है, लोगों का कहना है कि आज सुबह भी एक शख्स के साथ यहाँ पे उसी तरह से अभद्रता की गई है। और लोग देखिए, पुलिस जो है लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए तोड़फोड़ साफ तौर पर आपको नजर आ रही होगी। टोल प्लाजा पर हर दिन गाली, हाथापाई, पैसे की जबरन वसूली और कैमरा बंद करने की खबरें आती हैं और कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होती है। एक व्यक्ति जो इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं, वो आए हुए थे अपने गांव, छुट्टी बिताने के पश्चात जब वापस जा रहे थे, इसी क्षेत्र में भूनी टोल प्लाजा है, यहाँ पे पहुँचने पे चूँकि उनकी फ्लाइट थी, उनको जल्दी निकलना था, टोल कर्मियों से उन्होंने वार्ता किया। इस बाबत जल्दी निकलने को लेकर उनका कुछ विवाद हुआ। इस विवाद में टोल कर्मियों द्वारा उनके साथ मार पिटाई की गई। इसमें शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके परिजनों से हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे एक जवान के साथ जो बॉर्डर पे हम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, जो देश का मान है, सम्मान है और जो हमारा स्वाभिमान है, ऐसे हमारे फौजी भाई के साथ यहाँ कुछ गुंडों ने, चंद गुंडों ने मारपीट करी और उन्होंने दौड़ा दौड़ा के पीटा। जब यहाँ लोग बैठे हुए थे, हमें पता लगा, तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग यही बात करने आए हैं, यहाँ अधिकारियों से भी यही बात करना आए हैं, अपने लोगों से भी यही बात करना है कि इस तरीके की गुंडाई आज के बाद नहीं होगी और जो ये गुंडे हैं इन पे एनएसए की कार्रवाई 100% कराएंगे और जो टोल का मालिक है, जो गुंडे पालता है, उसे भी यहाँ से जेल भिजवाने का काम करेंगे। और टोल मैनेजर तो अभी भी टोल प्लाजा के कर्मचारियों के पक्ष में है। सेना का जवान था, वो क्या है, इधर से 8 नंबर से जा रहा था वो, और गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। वो उसने बोला भी मेरे को जल्दी निकलना है, भी रोड इसको खाली करवा दो। तो मैम कम से कम भी 10-12 गाड़ी आगे थी। हमारे स्टाफ ने बोला आगे भी ठीक है भाई, गाड़ी निकल जाती है, आप निकल जाना। उसने फिर क्या है, वो 2-4 बंदे उसके साथ और थे, वो बदतमीजी करी उन्होंने। लेकिन सवाल यह है कि भारत के सैनिकों को अब पहचान बताने के बाद भी पीटना पड़ेगा। क्या टोल प्लाजा अब गुंडों का अड्डा बन चुका है? टोल कर्मी या टोल माफिया, कौन चला रहा है ये गैंग? टोल कंपनियों को ठेका देने से पहले इनका बैकग्राउंड चेक नहीं होता? क्या ये लोग जनता के टैक्स के पैसों से सड़क चलाते हैं या गुंडागर्दी करते हैं? ये थप्पड़ सिर्फ उस जवान के गाल पर नहीं था, ये पूरे देश के गाल पर तमाचा था। राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल यही कि कौन है इसके पीछे, कौन चला रहा है ये टोल गैंग? क्या प्रशासन सो रहा है? टोल वसूलने का हक मारपीट का लाइसेंस देना नहीं है, ये बात समझनी होगी। हमने ये खबर पूरे दिन प्रमुखता से दिखाई और आवाज उठाई। असर ये हुआ कि NHAI ने 20 लाख का जुर्माना लगाया और वो जो कंपनी है टोल वाली, अब उसे वहां से टर्मिनेट करने की, उस पूरे कंपनी को टर्मिनेट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसे कहते हैं खबर भी, असर भी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अब तो CJI ने भी दिल्ली में पानी भरने के लिए लताड़ लगा दी है। कहा है कि 2 घंटे की बारिश में दिल्ली को लकवा मार जाता है। लेकिन सवाल है कि इस पानी का कोई इलाज नहीं है क्या? तो जवाब है कि नेताओं की कुर्सियां इतनी ऊंची हैं, इसलिए उन्हें सड़कों पर पानी भरा हुआ नहीं दिखता, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। दिल्ली का यह पानी सिर्फ सड़कों पर नहीं भरा है, उस सिस्टम की नीयत में भी भर गया है जिसका करोड़ों का बजट है। क्या आजकल का बजट भी गरीब की थाली जैसा होने लगा है कि दिखने में भरा भरा लगता है लेकिन खाने में खाली? ट्रैफिक जाम हो तो दोष प्रकृति का नहीं होता, नीति का भी होता है। सिस्टम हमें इतना परेशान कर देता है कि हम सोचने लगते हैं कि सपनों की राजधानी हर साल पानी में बह क्यों जाती है? नेताओं की बातें इसमें तैरती रहती हैं, जिंदगी ठहर जाती है। ये देश की राजधानी है, दिल्ली है, जहां से देश चलता है, लेकिन खुद अब पानी में डूब रही है।
ये दिल्ली है जो हर साल डूबती है और हर बार सरकार कहती है कि हम तैयार हैं। लेकिन इस बार तो सीजेआई को कहना पड़ा कि 2 घंटे की बारिश में दिल्ली को लकवा मार जाता है। यमुना का लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। कहर बनकर टूटे सिस्टम से सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और दिल्ली प्रशासन सिर्फ देख रहा है। तो दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है, तेजी से बढ़ा है। हथनीकुंड बैराज के 18 गेट खोले जाने के बाद खतरा और बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से यमुना नदी की धारा, तेज धारा, ये यहाँ तक पानी आ चुका है। और ये मंदिर है, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये मंदिर है। इस मंदिर के ठीक किनारे तक पानी आ चुका है। ये मंदिर है, इसके ठीक किनारे तक पानी आ चुका है। और यहाँ जो लोग रहते हैं वो भी, उन्हें भी खाली कराया जा रहा है। कई लोग नीचे तक रहते थे लेकिन वो उन्हें ऊपर आना पड़ा, क्योंकि यमुना नदी का जो ये पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में पानी अब फैलने लगा है। आज की रात यमुना किनारे रहने वालों के लिए मुसीबत और बढ़ा सकती है। दिल्ली में रात होते होते यमुना नदी का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच सकता है, जो 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार कर जाएगा और लोगों के लिए बन जाएगा काल। वो लाइन है और नीचे गाड़ियां चलती हैं और यमुना नदी नीचे उफन रही है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं खतरा, और लगातार देखिए अब 20 तक पहुंचने वाली है। मैं जहां आपसे बात कर रहा हूं, ये खबर दिखा रहा हूं, उस दौरान ही ये लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और यमुना नदी की धारा 20 को छूने वाली है और कुछ देर में वो 20 को भी पार कर जाएगी। यानी कुछ देर में ही वो खतरे के निशान को पार कर जाएगी यमुना नदी। और ये बता रही है ये तस्वीरें कि दिल्ली वालों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा और बढ़ता जा रहा है। दरअसल हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़े जाने से दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जानकारी के मुताबिक आज रात तक हथनी कुंड बैराज से 1,78,000 क्यूसेक पानी और छोड़ा जा सकता है, जिसके बाद रात होते होते यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है। अगर राजधानी ही तैयार नहीं है तो क्या बाकी भारत को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है? और बजट कहाँ है? बाढ़ की प्लानिंग किस फाइल में सो रही थी? दिल्ली की जनता इतना टैक्स देती है लेकिन पानी से ही नहीं बचा सकते। तो सवाल ये है कि करोड़ों का बजट कहाँ है? करोड़ों का बजट तो तैयारी कहाँ है? क्या वो बजट सिर्फ विज्ञापनों के लिए था? क्या दिल्ली को बचाने के लिए कोई जिम्मेदार है? और क्या सीजेआई की लताड़ के बाद भी नींद खुलेगी? हर साल बारिश होती है, हर साल यमुना उफनती है, हर साल लोग बेघर होते हैं और हर साल सरकार कहती है कि इस बार ज्यादा पानी गिर गया है। लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। ये शर्म सिर्फ एक प्रशासन की नहीं, ये पूरे सिस्टम की है। और जब सीजेआई को बोलना पड़ जाए कि राजधानी का ये हाल है तो समझिए हालात वाकई डूब चुके हैं। लेकिन सीजेआई की ये टिप्पणी सिर्फ एक टिप्पणी नहीं, ये तमाचा है उन सिस्टम वालों के मुंह पर जो हर साल बाढ़ आने पर चौंकते हैं लेकिन पहले से ही कुछ नहीं करते। और अब बात अपने पड़ोसी की और उसके दूसरे देशों से रिश्ते की, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता पेट्रोल और माचिस जैसा है जो कभी भी जल सकता है। और इसी के ऊपर बैठकर मुनीर पाकिस्तान को विकसित देश बनाने का सपना देख रहे हैं। बलूचिस्तान के संसाधनों को निचोड़कर उसे खत्म कर देना चाहता है ये। लेकिन पाकिस्तान अब उसमें अड़ंगा चाइना भी लगा रहा है, क्योंकि चीन को भी अपना हिस्सा चाहिए। पहले से ही सीपेक चीन का इस इलाके में हिस्सा चल रहा है। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की। बताइए, इतने सारे मुसीबतों से घिरा हुआ देश भारत को कौन सा सूखा पत्ता खाकर धमकी देता है? खैर, पाकिस्तान की धमकी उतनी ही खोखली है जितनी वहां की अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान के नेता खुद मानते हैं कि पाकिस्तान एक डंपर है और भारत मर्सिडीज। लेकिन इन सब से परे पाकिस्तानी खुद कबूल कर रहे हैं कि वहां आतंक की खेती होती है। इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है, लेकिन हम
एक डंपर ट्रक की तरह है। जैसे जैसे महीना बीत रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान के हुक्मरानों की पोल पट्टी खुल रही है। सब सामने आ रहा है मुनीर का चरित्र, अमेरिका का दोमुहा चित्र। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर अमेरिका की नजर है और पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी झोली भरना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाकी के हुक्मरान करते आए हैं। लंदन और विदेश में प्रॉपर्टी बनाते आए हैं, विदेशी खातों में पैसा भरते आए हैं। यही सच है, बलूचिस्तान का यही होने वाला कल है, क्योंकि अमेरिका बलूचिस्तान के इन संसाधनों का दोहन करना चाहता है और मुनीर उसमें उसका साथ दे रहा है। यही कारण है कि ट्रंप से मिलकर मुनीर ने BLA को आतंकी संगठन घोषित कराया ताकि उसका फायदा हो सके। मुनीर पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कौन सा चूरन बांट रहा है, पहले वो सुनिए। मुनीर कहता है कि पाकिस्तान को विकसित देश बना देगा, बलूचिस्तान के अंदर ट्रंप का प्लांट लगाकर वो तेल निकालेगा, रेको दिक खदान से हर साल $2 अरब कमाएगा, 5 से 10 साल में पाकिस्तान से कंगाली दूर कर देगा और बलूचिस्तान में छिपे रेयर अर्थ मेटल से वो अमीर बन जाएगा। तो पाकिस्तान के हुक्मरान अपने भविष्य के ऊपर छाया अंधेरा बलूचिस्तान के संसाधनों को निचोड़कर अमेरिका को बेचकर दूर करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए चिंता का सबब है। आज के लिए राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही। कल फिर नई खबरों और नए ऊर्जा के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।